देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज के इस ऐतिहासिक समारोह में हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। स्वागत स्वरूप आप सबकी ओर से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है आपका। उपस्थित देवियों और सज्जनों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तैयार है विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए। इस न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के साथ आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सह वाइस चेयरमैन आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी एडमिरल DK जोशी जी की। सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से आपके स्वागत संबोधन हेतु। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया जी, माननीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह जी और अन्य सभी माननीय महानुभाव, आज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आपके द्वारा ऐतिहासिक उद्घाटन विकसित भारत सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण पहल तथा द्वीपवासियों के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। एक विकसित देश के लिए GDP पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स, पर कैपिटा इनकम आदि अनिवार्य मापदंड हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी रहे बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के पहले 7 दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग नगण्य निवेश से इन द्वीपों की पहचान काला पानी के नाम से ही रही। पिछले 5-6 वर्षों में आपके दिशा निर्देश व मुख्यतः आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की दूरदर्शी परियोजनाओं से 95,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश द्वीपों का विकसित भारत की ओर तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है। भारत के पूर्वी तट से लगभग 1,500 किलोमीटर, परंतु म्यांमार व इंडोनेशिया से 100 किलोमीटर से भी कम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों से अत्यंत निकट इन द्वीपों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के देखते कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एविएशन सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। लगभग 710 करोड़ निवेश से यह नया टर्मिनल इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट व देश को एक ग्लोबल कनेक्टिंग हब बनाने की दिशा में फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होगा। एक विकसित देश में पब्लिक सेक्टर में पर्याप्त निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने हेतु आवश्यक है। तदनुसार लगभग 60 करोड़ निवेश से शीघ्र सी प्लेन ऑपरेशंस शुरू करने के लिए RCS उड़ान स्कीम द्वारा पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर्स के ऑपरेटर्स का चयन हो चुका है। साथ ही फिक्स्ड विंग सेवाओं को शीघ्र आरंभ करने के लिए पोर्ट ब्लेयर से शिवपुर, कार निकोबार व कैम्बल बे रूट्स पर भी ऑपरेटर्स का चयन पूरा हो चुका है। नए 12 सीटर लार्ज कैपेसिटी सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स द्वारा फीट अपग्रेडेशन के हमारे प्रस्ताव को भी SFC का फाइनेंशियल अप्रूवल प्राप्त हो गया है। एक विकसित देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में पोर्ट ब्लेयर और GNI के नए
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का फाइनल साइट सिलेक्शन तथा लिडार सर्वे पूरा हो चुका है। जहां वर्तमान आवश्यकता अनुसार प्रारंभ में एक ही रनवे, परंतु कॉन्सेप्ट, ब्लूप्रिंट तथा लैंड एक्विजिशन में 2 रनवे, पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स व मल्टीपल टर्मिनल बिल्डिंग्स अगले 100 वर्षों से भी अधिक के एयर ट्रैफिक के अनुकूल प्रस्तावित हैं। इन द्वीपों के नॉर्थ साउथ एक्सिस में लगभग 800 किलोमीटर फैलाव में 4 एयरपोर्ट्स हर 230 किलोमीटर की औसत दूरी पर उपलब्ध हैं। टीएनआई व शिवपुर एयरपोर्ट्स में रनवे एक्सटेंशन पूरा होने पर ये चारों ड्यूअल यूज स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स 3 किलोमीटर प्लस रनवे से हर बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन में सक्षम और देश के लिए जियोपॉलिटिकल दृष्टि से एक गेम चेंजर साबित होंगे। एक विकसित देश की पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जिसमें एक बड़े सर्विसेज सेक्टर तथा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल व इंफ्रास्ट्रक्चर बेस की आवश्यकता अनुसार हमारी एविएशन सेक्टर की उपरोक्त परियोजनाओं में संतुलित निवेश का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें पूरे सपोर्ट व मार्गदर्शन के लिए हम आपके नागरिक उड्डयन मंत्री जी के आभारी हैं। अंत में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वयं मैं, मेरा प्रशासन और सभी द्वीपवासी पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद। आपके स्वागत संबोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय। साथियों, जब हम गर्व से कहते हैं कि भारत का नागर उड्डयन उद्योग दुनिया भर में तेजी से बढ़ता उद्योग है, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे हमें माननीय केंद्रीय नागर उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बेहद शानदार और सफल प्रयास नजर आते हैं। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से आपके संबोधन हेतु। माननीय मंत्री जी। परम आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एडमिरल डीके जोशी साहब, मेरे सहभागी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, क्षेत्र के सांसद कुलदीप राय शर्मा जी, सचिव राजीव बंसल जी, डीजीसीए के अध्यक्ष विक्रम देवदत्त जी, भारत विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, मुख्य सचिव केशव चंद्र जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव और आज इस विमानतल पर उपस्थित अंडमान और निकोबार क्षेत्र से सभी आए हुए सभी हमारे महानुभाव, आज एक ऐतिहासिक दिन हमारे लिए इस अंडमान और निकोबार में है, जब देश के हमारे प्रधान सेवक, देश के प्रधान रक्षक, देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज वर्चुअल रूप से इस भव्य कार्यक्रम में हम सब के साथ आज जुड़े हुए हैं। अंडमान और निकोबार, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि हिंद महासागर का सबसे सुनहरे मोतियों में से सबसे सुंदर मोती अगर है तो अंडमान और निकोबार महाद्वीप है। और इतिहास के कई पल इस महाद्वीप ने देखे हैं। वो एक समय था जब आजाद हिंद फौज के अधीन ये द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में थी। वो एक दिन था जब 30 दिसंबर 1943 जब पहली बार
हमारा तिरंगा झंडा अगर फहराया गया था तो अंडमान और निकोबार के पृथ्वी पर फहराया गया था। कई हमारे स्वतंत्र संग्राम के अमूल्य प्रतीक हैं। वीर सावरकर साहब 10 साल सेल्यूलर जेल में यहां हिरासत में थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है मेरे भाई और बहनों कि 70 साल में अंग्रेजी शासकों के नाम पर यह द्वीपों का नामकरण किया गया था, और अगर उसे किसी ने परिवर्तित किया तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने यह कदम लिया कि 21 हमारे वीर सपूतों को, परमवीर चक्र के विजेताओं पर 21 द्वीपों का नाम करके सच्ची श्रद्धांजलि हमारे वीर सपूतों को किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागर विमानन क्षेत्र में एक नई तीव्रता और एक नई तेजी आई है। जहां 66 वर्षों में देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 74 अतिरिक्त एयरपोर्ट बनकर 148 एयरपोर्ट आज देश में बन चुके हैं। जहां देश में केवल 2013-14 में 6 करोड़ घरेलू यात्री थे, आज उसी भारत में 14.5 घरेलू यात्री, मतलब 130% की वृद्धि हुई है। जहां एयरलाइंस की फ्लीट में केवल 400 विमान होते थे, 9 वर्षों में आज 700 विमान, 75% वृद्धि हुई है। और जिस देश में केवल 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट थे, आज उसी देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 अतिरिक्त बनकर 14 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन यह सफर प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि यह सफर निरंतर जारी रहना होगा, और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस भारत में आज 148 एयरपोर्ट हैं, आने वाले 3-4 सालों में इस संख्या को बढ़ाकर हम लोग 200 पार करेंगे, यह हमने संकल्प लिया है। जिस भारत में केवल 14.5 करोड़ वर्तमान में घरेलू यात्री हैं, 2030 तक हमारा अनुमान है कि 42 करोड़ तक यह आंकड़ा पहुंचेगा। और जिस भारत में आज 700 विमान हैं, आने वाले 3-4 वर्षों में इसे बढ़ाकर 1500 से 1700 विमान तक हम लोग पहुंचाएंगे, यह हम लोगों का संकल्प है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश का आम नागरिक योजना, लोकतांत्रिकरण नागर विमानन सेवा का प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, आज उस योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ यात्रियों ने सफर किया है, जो पहला सपना ही देखते थे हवाई जहाज को देखकर। आज उसी के तहत 2,35,35,000 फ्लाइट्स चली हैं, और आज उसी के तहत 3 नए एयरलाइंस का जन्म भी हमारे देश में हुआ है। आज अंडमान और निकोबार में 572 द्वीपों का यह समूह, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान के जंक्शन पर स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। पूर्व में यह विमानतल केवल 7,500 वर्ग स्क्वायर मीटर का होता था, आज इसे बढ़ाकर 5 गुना 40,000 वर्ग स्क्वायर मीटर का विमानतल का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से किया जा रहा है। जहां 300 यात्रियों की क्षमता होती थी, आज 1200 यात्री प्रति घंटा की क्षमता के आधार पर यह महत्वपूर्ण विमानतल का उद्घाटन हो रहा है। और उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है, वोकल फॉर लोकल, अंडमान एंड निकोबार की अतुल्य बायोडाइवर्सिटी को भी स्थान इस विमानतल में दिया गया है। ऑयस्टर के आकार में यह विमानतल बनाया गया है, और इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दिन के समय में लाइटिंग की जरूरत नहीं होगी, सूर्य के प्रकाश की रोशनी के आधार पे ही यह विमानतल प्रकाशित होगा। हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के आधार पे भी
इस विमानतल में डबल इंसुलेटेड प्रूफिंग सिस्टम, एलईडी लाइटिंग, रेन वाटर कैचमेंट, सोलर वाटर प्लांट, और इसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि हमारे इस विमानतल के आधार पर हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, हमारे अधोसंरचना में, हमारी आर्थिक गति में नई एक वृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री जी की सदैव यह संकल्प रही है कि अंडमान और निकोबार में अधोसंरचना बढ़नी चाहिए। केवल ये विमानतल नहीं, लेकिन इसके अतिरिक्त 3 अतिरिक्त विमानतल शिवपुर में, कार निकोबार में, कैंपल बे में भारत सरकार के द्वारा स्थापित होने जा रहा है। और उसी के साथ 4 वाटरड्रोम शहीद द्वीप में, शहीद द्वीप के साथ साथ हमारे स्वराज द्वीप में, आइलैंड में और पोर्ट ब्लेयर में 108 से 150 करोड़ कुल मिलाकर ये निवेश हमारे क्षेत्र में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सोच और विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, सेवा की, सुशासन की और गरीब कल्याण की, उसके प्रति हम सब समर्पित हैं। और जो 9 वर्षों में काम हुआ है, ये आने वाले कई सदियों को इसका लाभ मिलेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। जो 70 साल में नहीं हो पाया है, प्रधानमंत्री जी ने वो परिवर्तन अधोसंरचना में, आधुनिकता में 9 साल में करके दिखाया है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये द्वीप समूह का गेटवे जो पोर्ट ब्लेयर है, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और निवेश का गेटवे बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बड़े संकल्पों के साथ हमारा नागर उड्डयन मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। आपके संबोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं माननीय मंत्री महोदय। यकीनन ये वीर सावरकर टर्मिनल बिल्डिंग विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से परिपूर्ण है। आइए इस लघु फिल्म के माध्यम से पूरी परियोजना की जानकारी लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता संग्राम की तपोस्थली, संकल्प स्थली, जो राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और योगदान की कहानी दोहराते हैं। ये भारत की सामरिक सहयोग और समन्वय का प्रमुख केंद्र भी है। पिछले 9 वर्षों में अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के चहुमुखी विकास हेतु आधारभूत अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी, बंदरगाहों का विकास व विस्तार, बेहतर सड़क संपर्कता के लिए हाईवेज इत्यादि का निर्माण। ये सभी कदम यहाँ के लोगों के विकास और बेहतर भविष्य के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे भारत की विकास यात्रा में ये द्वीप समूह मजबूत भागीदार बनकर उभरे हैं। अंडमान एक ऐसी धरती है जहां पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन, प्रबोधन और प्रेरणा सब कुछ है। देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अंडमान आने का नहीं करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं यशस्वी नेतृत्व में सकल भारत के समग्र विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें पिछले 9 वर्षों में विमानन क्षेत्र ने भी अभूतपूर्व प्रगति की है, जहां देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 2 गुनी हो गई है। वहीं क्षेत्रीय संपर्कता योजना उड़ान के अंतर्गत भी आज देश के टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में रहने वाला सामान्य जन भी हवाई यात्रा से देश विदेश से जुड़ गया है। इसी दिशा में अंडमान और निकोबार में यात्री यातायात में निरंतर हो रही वृद्धि को देखते हुए लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन किया गया है, जिसमें नए टर्मिनल भवन का निर्माण एवं एप्रन का विकास शामिल है। लगभग 41,000 वर्ग मीटर में बना हवाई अड्डे का ये नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में 1200 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है, जो कि वर्तमान की क्षमता से 6 गुना अधिक है। वह प्रतिवर्ष 50 लाख यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम है।
इस टर्मिनल भवन को 3 तलों में बनाया गया है, जहां 28 चेक इन काउंटर, 3 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, 3 कन्वेयर बेल्ट्स की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही नए विकसित एप्रन से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे में अब 6 से बढ़कर 10 विमानों की पार्किंग की सुविधा होगी। भवन का अग्रभाग केबल नेट ग्लेजिंग के माध्यम से लगभग 4000 अलग अलग आकार के ग्लास पैनलों से मिलकर बना है, जिससे यह टर्मिनल प्राकृतिक रूप से प्रकाशित रहेगा। यहाँ के सुरम्य द्वीपों की समृद्ध जैव विविधता से प्रेरित पोर्ट ब्लेयर टर्मिनल भवन एक सीप के आकार की संरचना है, जो समुद्र और यहाँ के द्वीपों की सुंदरता को दर्शाती है। ये टर्मिनल भवन विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं से सुसज्जित है, जो इस द्वीप की संस्कृति, जीवन शैली, वनस्पति और जीव जंतुओं को दर्शाते हैं। इस नए टर्मिनल भवन के प्रारंभ होने से संपर्कता बेहतर होगी, जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के उद्योग और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मरीन क्षेत्रों को और भी बल मिलेगा। असीम संभावनाओं से भरे अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के सर्वांगीण विकास की दिशा में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन एक अहम भूमिका निभाएगा। हवाई अड्डे का नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन एक अहम भूमिका निभाएगा। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के बेमिसाल प्रयासों के गवाह बन रहे हैं हम और आप। और अब वो ऐतिहासिक पल जिसके लिए हम और आप सब यहाँ एकत्रित हैं। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इस न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के शुभारंभ का समय है। सादर सादर आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर अपने करकमलों से शिलापट्ट का अनावरण कर इस न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने की कृपा की जाए महोदय। इस अवसर पर एक बार और जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का शिलापट्ट का अनावरण कर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक नया अध्याय जोड़ने हेतु। हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नवीन भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी अद्भुत कार्यशैली और बेमिसाल सोच के लिए जाने जाते हैं। आज के इस अवसर पर अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहती हूं, अपने प्रेरणादायी विचारों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप के उपराज्यपाल श्रीमान डी.के. जोशी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वी.के. सिंह जी, संसद में मेरे साथी सांसद श्री, अन्य सभी महानुभाव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेरे भाई और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भले ही पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजरें हैं। लंबे समय से अंडमान निकोबार के लोगों की मांग थी कि वीर सावरकर एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और पिछले जो हमारे सांसद थे वो तो हर हफ्ते मेरी चैम्बर में आकर के इसी काम के लिए लगे रहते थे। तो आज वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और मैं अभी
टीवी पर सब मेरे पुराने साथियों को देख रहा हूं। अच्छा होता मैं आज आपके बीच आकर के इस उत्सव में शरीक होता, लेकिन समय अभाव से खुद तो नहीं आ पाया। लेकिन आप सबके चेहरे की खुशी देख रहा हूं, आनंद से भरा हुआ माहौल में अनुभव कर रहा हूं। साथियों, देश भर से जो कोई वहां घूमने जाना चाहते हैं, उनकी भी यही इच्छा थी। अभी तक मौजूदा टर्मिनल की कैपेसिटी हर रोज 4000 टूरिस्ट को हैंडल करने की थी। नया टर्मिनल बनने के बाद इस एयरपोर्ट पर हर रोज करीब करीब 11000 टूरिस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी बन गई है। नई व्यवस्था में अब एयरपोर्ट पर एक साथ 10 विमान भी खड़े हो पाएंगे, यानी यहां के लिए नई फ्लाइट्स के लिए भी रास्ता खुल गया है। और ज्यादा फ्लाइट्स आने, ज्यादा टूरिस्ट आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार। पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में ईज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। मैं देश के लोगों को, पोर्ट ब्लेयर के सभी साथियों को इस सुविधा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों, कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही। बीते 9 वर्षों में हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। अब भारत में विकास का एक नया मॉडल विकसित हुआ है। ये मॉडल इंक्लूजन का है, सबको साथ लेकर चलने का है। ये मॉडल सबका साथ, सबका विकास का है। और जब मैं सबका विकास कहता हूं तो इसका अर्थ बहुत व्यापक है। सबका विकास मतलब हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र का विकास। सबका विकास मतलब जीवन के हर पहलू का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, हर प्रकार सबका विकास। साथियों, इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में अंडमान निकोबार में विकास की नई गाथा लिखी गई है। पिछली सरकार के 9 साल में, यानी हमारे पहले जो सरकार थी, 9 साल में अंडमान निकोबार को करीब 23,000 करोड़ रुपए का बजट अलर्ट किया गया था।
जबकि हमारी सरकार के दौरान अंडमान निकोबार के विकास के लिए 9 वर्षों में करीब करीब 48,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यानी हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। पिछली सरकार के 9 साल में अंडमान निकोबार में 28,000 घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया था। हमारी सरकार के 9 साल में यहां के करीब 50,000 घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार ने पहले के मुकाबले 2 गुनी रफ्तार से काम किया है। आज यहां के लगभग हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट है। आज यहां के हर गरीब को वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा मिली हुई है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। ये हमारी सरकार है जिसने पोर्ट ब्लेयर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। पहले की सरकार के समय अंडमान निकोबार में इंटरनेट सैटेलाइट के भरोसे ही था। हमारी सरकार ने समंदर के नीचे सैकड़ों किलोमीटर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर इस परेशानी को दूर कर दिया है। साथियों, अंडमान निकोबार में हो रहा सुविधाओं का ये विकास यहां के टूरिज्म को गति दे रहा है। जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ती है तो टूरिस्ट भी बढ़ते हैं। जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो टूरिस्ट का आना जाना और बढ़ जाता है। जब एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ती हैं तो टूरिस्ट यहां आना पसंद करता है। जब रोड अच्छी होती है तो टूरिस्ट अपने इलाके में ज्यादा से समय बिताता है। इसलिए ही अंडमान निकोबार आने वाले टूरिस्टों की संख्या अब 2014 के मुकाबले 2 गुनी हो गई है। यहां स्नॉर्केलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी क्रूज जैसे एडवेंचर के लिए आने वाले टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ रही है। और साथियों, मेरे अंडमान निकोबार के भाई बहन सुन लीजिए, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले सालों में ये संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। इससे अंडमान निकोबार में रोजगार, स्वरोजगार की नई संभावनाएं बनने वाली है। साथियों, आज अंडमान निकोबार विरासत भी और विकास भी इस महामंत्र का जीवंत उदाहरण बन रहा है। आप भी जानते हैं कि अंडमान निकोबार में लाल किले से भी पहले तिरंगा फहराया गया था, लेकिन फिर भी यहां सिर्फ गुलामी के ही निशान दिखते थे। ये मेरा सौभाग्य है कि साल 2018 में मैंने अंडमान में उसी स्थान पर तिरंगा लहराया जहां नेताजी सुभाष ने झंडा फहराया था। ये हमारी ही सरकार है जिसने रॉस आइलैंड को
नेताजी सुभाष का नाम दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने हैवलॉक और नील आइलैंड को स्वराज और शहीद आइलैंड का नाम दिया है। हमने ही 21 द्वीपों का नामकरण देश के लिए पराक्रम दिखाने वाले वीर पराक्रमी सपूतों के नाम, परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। आज अंडमान निकोबार के ये द्वीप पूरे देश के युवाओं को देश के विकास की नई प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं, और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं,
हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है। अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। आजकल आप देखते हैं कि देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। हमारे युवा बड़ी संख्या में पेटेंट करा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। पोर्ट की दुनिया में मेरे देश के नौजवान छाए हुए हैं, बेटियां कमाल कर रही हैं। ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी, लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है,
अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए, इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। साथियों, इन लोगों की साजिशों के बीच हमें देश के विकास के लिए खुद को समर्पित रखना है। आज दुनिया में अनेक उदाहरण हैं जहां द्वीपों ने और समुद्र किनारे बसे छोटे देशों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जब उन्होंने प्रगति का रास्ता चुना तो उनके सामने भी चुनौतियां थी, सब कुछ सरल नहीं था, लेकिन उन देशों ने दिखाया है जब विकास आता है तो हर प्रकार के समाधान लेकर आता है। मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहे विकास के काम इस पूरे क्षेत्र को और सशक्त करेंगे। कनेक्टिविटी की ये नई सुविधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल्स सबके लिए लाभकारी हो, इसी कामना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, आपकी खुशी में यहां से अनुभव कर रहा हूं, आपका उत्साह में अनुभव कर रहा हूं। ऐसे मौके पर एक नया विश्वास, नया संकल्प लेकर के देश आगे बढ़े, अंडमान निकोबार भी आगे बढ़े, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।